Hello aspirants, welcome to Mithila IAS Academy, that is MIA। आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 दैट इज इकोलॉजी कंटिन्यू करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स क्या हैं? पहले हम इकोटोन पढ़ेंगे, देन हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोटोन पढ़ेंगे, देन एज इफेक्ट क्या होता है, देन हम लोग निशे पढ़ेंगे एंड लास्ट में हम लोग टाइप्स ऑफ निशे पढ़ेंगे। तो चलिए इकोटोन के साथ शुरुआत करते हैं, देखते हैं इकोटोन क्या होता है। सो इकोटोन इज अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम्स। सो इकोटोन क्या होता है? एक जोन ऑफ जंक्शन होता है, जोन ऑफ जंक्शन दो डाइवर्स इकोसिस्टम्स में। दो इकोसिस्टम्स जब आपस में मिलते हैं और जो उनके बीच में जो एरिया होता है या जोन होता है जहां पे वो आपस में मिल रहे होते हैं उसको हम लोग इकोटोन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लैंड है और यहाँ पे वाटर है, ये दोनों आपस में इस एरिया में मिल रहे हैं, तो इस एरिया या इस जोन को हम लोग इकोटोन बोलेंगे। इकोटोन हमेशा दो डाइवर्स इकोसिस्टम्स के साथ बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाटर है और यहाँ पर लैंड है, तो ये दोनों अलग अलग इकोसिस्टम्स हो गए। अगर यहाँ पर भी वाटर होता, यहाँ पर वाटर होता, तो ये इकोटोन नहीं बनता। इसीलिए दो डाइवर्स इकोसिस्टम्स का होना जरूरी है, और जो उनके बीच में जोन होता है जंक्शन का, जहाँ पे वो लोग आपस में मिलते हैं, उसको हम लोग इकोटोन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मैंग्रोव फॉरेस्ट रिप्रेजेंट एन इकोसिस्टम बिटवीन मरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो ये हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गया, ये क्या कर रहा है? मरीन दैट इज हमारा जो समुद्र हो गया या सी हो गया या ओशियन हो गया, उसको रिप्रेजेंट करता है, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हमारा जो लैंड होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। उन दोनों के बीच में ये वाला इकोटोन होता है काफी बड़ा, जिसको हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। और ये एक जोन ऑफ जंक्शन होता है बीच में, जहाँ पे काफी पानी होता है और लैंड भी होता है, सॉलो वाटर होता है, लेकिन इसकी अपनी एक अलग यूनिकनेस होती है और इसीलिए हम लोग इसको इकोटोन बोलते हैं। अदर एग्जांपल्स क्या होते हैं? ग्रासलैंड, एस्चुरी एंड रिवर बैंक। सो एस्चुरीज क्या होती है? एस्चुरी वो जगह होती है जहां पर एक रिवर किसी सी या ओशियन से मिलती है, तो उसको हम एस्चुरी बोलते हैं। और रिवर बैंक के पास आपको पता ही है, जैसे ये एक तरीके से डिनोट कर रहा है, यहाँ पे रिवर है और यहाँ पर लैंड है, तो ये रिवर बैंक के पास में इकोटोन बना रहे हैं। तो इकोटोन हमने देखा क्या होता है? इकोटोन जोन ऑफ जंक्शन होता है दो डाइवर्स इकोसिस्टम के बीच में। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोटोन पढ़ते हैं। फर्स्ट, इट मे बी नैरो और क्वाइट वाइड। तो ये काफी नैरो भी हो सकता है या काफी बड़ा भी हो सकता है, जैसे हमने पीछे अपने डायग्राम्स में देखा था। ये जो रिवर बैंक के पास जो इकोटोन बन रहा है ये काफी नैरो है, और जो ये पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गया, तो फॉरेस्ट तो अपने आप में काफी बड़ा हो गया, तो ये काफी वाइड इकोटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट हैज कंडीशंस इंटरमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम्स, हेंस इट इज अ जोन ऑफ टेंशन। सो जो इकोटोन होता है उसमें दोनों इकोसिस्टम्स की इंटरमीडिएट कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये लैंड होगा और ये वाटर होगा, तो यहाँ पे ना तो पूरी तरीके से जमीन आपको मिलेगी, ना तो पूरी तरीके से पानी मिलेगा। यहाँ पे एक तरीके से दलदल जैसा बन जाएगा, जिसको हम लोग इकोटोन बोलते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या होगी? इंटरमीडिएट कंडीशंस होंगे, बीच की कंडीशंस होंगी। अगर ये लैंड गर्म होगा और वाटर ठंडा होगा, तो इसमें बीच के टेम्परेचर होगा जो लैंड से ठंडा होगा लेकिन वाटर से गर्म होगा। तो इसीलिए इस इकोटोन में कंडीशंस इंटरमीडिएट होते हैं, जो उसके आपस में इकोसिस्टम्स होते हैं उसके रिस्पेक्टिव में। It is linear as it shows progressive increase in species composition of one incoming community and a simultaneous decrease in species of other outgoing adjoining community. So, इकोटोन एक लीनियर ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। मैं बताता हूं आपको कैसे। अगर हम ये ग्राफ ले लें,
अगर हम इसको डिस्टेंस ले लें और इसको हम लोग पॉपुलेशन में ले लें, तो जो हमारी इनकमिंग कम्युनिटी की पॉपुलेशन होगी, मतलब अगर यहाँ पर लैंड है और यहाँ पर वाटर है, तो क्या होगा, जो इनकमिंग हमारी कम्युनिटी होगी, मतलब जो आगे आने वाली कम्युनिटी होगी, जैसे हमारा वाटर हो गया, जो वाटर में स्पीसीज होंगी उसके नंबर में इंक्रीज होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग वाटर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे उसकी स्पीसीज इंक्रीज होती जाएंगी। इसीलिए वाटर की स्पीसीज के लिए सीधी लाइन जाती रहेगी, ऐसे बढ़ती जाएगी पॉपुलेशन उसकी, और जो लैंड की स्पीसीज होंगी, जो लैंड पे रह रही होंगी, उनकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम लोग वाटर की तरफ जाएंगे तो उसकी पॉपुलेशन नीचे आएगी। इसीलिए हमें एक लीनियर ग्राफ मिल जाता है, इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं इट इज लीनियर एज इट शोस प्रोग्रेसिव इंक्रीज। मतलब क्या कर रहा है, एक प्रोग्रेसिव इंक्रीज दिखा रहा है, बढ़ती हुई इंक्रीज दिखा रहा है स्पीसीज में इनकमिंग कम्युनिटी की, मतलब वाटर की कम्युनिटी की प्रोग्रेसिव इंक्रीज दिखा रहा है। और उसी के साथ साथ जो हमारी एडजॉइनिंग कम्युनिटी थी, जो आउटगोइंग एडजॉइनिंग कम्युनिटी है, मतलब जो कम्युनिटी जो पीछे छूटती जा रही है, जैसे हमारे यहाँ पे लैंड हो गया, इसकी जो स्पीसीज होंगी वो कम होती जाएंगी, उनका नंबर कम होता जाएगा। A well-developed ecotones contain some organisms which are entirely different from that of adjoining communities. So जो हमारे well developed ecotones होते हैं उसमें क्या होता है, कुछ ऐसी स्पीसीज भी होती है या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो ना तो हमें लैंड पर मिलते हैं ना हमें वाटर में मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ना, अगर ये हमारे दो इकोसिस्टम्स हैं और ये हमारे इकोटोन है, ये हमारे इकोसिस्टम 1 हो गया, ये हमारा इकोसिस्टम 2 हो गया, तो अगर ये वेल डेवलप्ड इकोटोन होगा तो इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसी स्पीसीज होंगी जो ना तो इस इकोसिस्टम में मिलेंगी और ना ही इस इकोसिस्टम में मिलेंगी, वो इस इकोटोन में यूनिक होंगी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कुछ ऐसे स्पीसीज इकोटोन में एंटायरली डिफरेंट होती हैं उसके एडजॉइनिंग कम्युनिटीज से। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस प्रीवियस ग्राफ में भी या प्रीवियस इस पिक्चर में भी देखते हैं तो ये जो हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट हो जाएगा, इसमें बहुत सी ऐसी स्पीसीज होंगी जो ना तो हमारे इसके जो आउटगोइंग कम्युनिटी होगी जैसे लैंड हो जाएगा उसमें ना मिलेंगी, और जो मरीन इकोसिस्टम होगा उसमें भी नहीं मिलेंगी। अब हम लोग एज इफेक्ट देखते हैं क्या होता है। समटाइम्स द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम ऑफ द स्पीसीज इज मच ग्रेटर इन दिस जोन देन आइदर कम्युनिटी, दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी एक स्पीसीज का जो नंबर होता है वो इकोटोन में ज्यादा होता है उसके दोनों कम्युनिटी के रिस्पेक्ट में, इसी को हम लोग एज इफेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फिर से हम लोग ऐसा बनाते हैं, यहाँ पे ये लैंड हो गया, ये वाटर हो गया और ये इकोटोन हो गया, तो कभी इधर क्या होता है कि किसी एक स्पीसीज के इस इकोसिस्टम वाले जोन में बहुत पॉपुलेशन डेंसिटी होगी इन दोनों इकोसिस्टम्स के रिस्पेक्ट में, और इसी को हम लोग एज इफेक्ट बोलते हैं। The organisms which occur primarily or most abundantly in this zone are known as species. और जो स्पीसीज इसमें ज्यादा मिलती है या जिन स्पीसीज का पॉपुलेशन डेंसिटी इस इकोटोन में ज्यादा होती है उसी को हम लोग एज स्पीसीज बोलते हैं। तो ये एज इफेक्ट होता है, और एज इफेक्ट जो स्पीसीज करती हैं उसी को हम लोग एज स्पीसीज बोलते हैं। इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स एज इफेक्ट इज स्पेशली एप्लीकेबल टू बर्ड्स। तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स होते हैं उसमें जो बर्ड्स होते हैं उनपे एज इफेक्ट लगता है। आपको ये एग्जांपल देके मैं बात समझाता हूँ। जैसे हमारा ये पिक्चर होगी, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी इस एरिया में काफी ज्यादा है। ये एक तरीके से इकोटोन हो गया क्योंकि पीछे आप देख लीजिए वाटर होगा और इसके इस तरफ में लैंड हो सकता है, और ये हमारा एक तरीके से सैलो वाटर दिखा रहा है जहां पे जमीन भी होगी और हल्का हल्का पानी भी होगा, तो एक तरीके से इकोटोन बना रहा होगा ये। और यहाँ पर इकोटोन है इसीलिए
इन बर्ड्स की पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे काफी ज्यादा है, क्योंकि इनको यहाँ पे आसानी से इंसेक्ट्स खाने के लिए मिल जाएंगे और इनके लिए जो नीड्स हैं फूड की वो आसानी से पूरी हो जाएंगी। इसीलिए इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी इनके दोनों जो आसपास के जो इकोसिस्टम्स है उनसे काफी ज्यादा है। इसीलिए ये एक तरीके से क्या कर रहे हैं, एक एज इफेक्ट है यहाँ पर ये, और इनको हम लोग एज स्पीसीज बोलेंगे। तो चलिए अब हम लोग निसे की बात करते हैं। निसे क्या होता है? निसे इज द यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ ए स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। तो निसे क्या होता है? एक यूनिक फंक्शनल रोल होता है या प्लेस होती है किसी भी स्पीसीज की एक इकोसिस्टम में। तो हर एक स्पीसीज की, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अलग रोल होता है, अपनी अलग प्लेस होती है किसी भी इकोसिस्टम में, उसी को हम लोग एक तरीके से निसे बोलते हैं। It is a description of all biological, physical and chemical factors that a species need to survive, stay healthy and reproduce. तो हम लोग निसे अब अच्छे से समझते हैं निसे क्या होता है। अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें एक लाइन का, सो किसी भी लाइन का एक इकोसिस्टम में उसका अपना एक फंक्शनल रोल होता है, उसकी अपनी एक प्लेस होती है, और उसी तरीके से किसी भी एक अगर हम लोग हिरन की बात करेंगे तो एक हिरन का अपना अलग रोल होगा, उसकी एक अपनी अलग प्लेस होगी। किसी भी प्लांट का अपना अलग रोल होगा, उसकी अपनी अलग प्लेस होगी। उसी को हम लोग निसे बोलते हैं। जो लाइन होगा वो उसका रोल क्या होगा? हिरन का शिकार करना है, जिसकी वजह से जो हिरन की पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहे। क्योंकि अगर किसी इकोसिस्टम से हम लोग लाइन को अगर हटा देते हैं तो अगर वहां पे सिर्फ हिरन बचेंगे तो वो क्या करेंगे, सारी घास जो होगी वहां पे उसको खा लेंगे, जिसकी वजह से थोड़े समय बाद वहां की पूरी घास होगी वो खत्म हो जाएगी और अल्टीमेटली फिर हिरन भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे घास नहीं बची और वो इकोसिस्टम एक तरीके से बंजर हो जाएगा, एकदम बैरन हो जाएगा और वहां पे कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए सबका अपना अलग फंक्शनल रोल होता है प्ले करने के लिए, उनकी अपनी अलग जगह होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पूरी एक काफी बड़ा सा इकोसिस्टम है और एक लाइन है तो उसका एक टेरिटरी इतनी होगी, और हो सकता है जो हिरन होगी उसकी टेरिटरी कुछ ये होगी, क्योंकि उनका आपस में ओवरलैप भी करना जरूरी है, वरना फिर शेर उनका शिकार कैसे करेगा। इसीलिए सबकी अपनी अलग प्लेस होती है। अब हिरन की या जो लाइन हो गया उसकी प्लेस ओवरलैप नहीं कर सकती। अगर ओवरलैप करेगी तो उनके बीच में काफी कंपटीशन बढ़ जाएगा और उससे क्या होगा, जो हिरन होंगे उनका काफी ज्यादा शिकार होने लगा, उनकी पॉपुलेशन खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए सबकी प्लेस भी अलग होती है और सबका अपना फंक्शनल रोल भी अलग होता है किसी भी इकोसिस्टम में। उसी तरीके से हमने जिस तरीके से लाइन का एक फंक्शनल रोल देगा, उसी तरीके से हिरन का भी हो सकता है। जो प्लांट्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है, वरना अगर हिरन नहीं होंगे तो प्लांट्स बहुत ग्रो कर जाएंगे। और प्लांट का भी अपना अलग रोल होगा, वो क्या करेगा, वो सनलाइट से फूड बनाएगा जिससे कि वो प्राइमरी कंज्यूमर्स या जो और ज्यादा ऑर्गेनिज्म है, स्पीसीज है, उनको सस्टेन कर सके, उनके लिए फूड प्रोवाइड कर सके। तो किसी भी इकोसिस्टम में हर किसी ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज का अपना अलग रोल होता है और प्लेस होती है, सबकी अपनी नीड्स होती हैं। प्लेस के लिए अगर हम लोग समझे निसे में, तो निसे को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज है, उसकी किसी पर्टिकुलर एरिया में उसकी सारी नीड्स पूरी हो रही है तो उसको हम लोग निसे बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसी डायग्राम में समझे और अगर हम लोग टाइगर की बात करें तो टाइगर की मान लीजिए टेरिटरी इतनी हो गई, तो इसमें क्या हो रहा है, उसकी सारी नीड्स पूरी हो जाएंगी, बायोलॉजिकल भी, फिजिकल भी, केमिकल भी, उसको पूरा खाना भी वहां पे मिल जाएगा, क्योंकि हिरन का जो प्लेस है वो उसके साथ ओवरलैप कर रही है जिससे वो शिकार कर सकता है। उसको वहां पे उसकी मेट भी मिल जाएगा रिप्रोडक्शन के लिए, उसको वहां पे उसके लिए शेल्टर भी मिल जाएगा, नेचुरल हैबिटेट भी उसकी मिल जाएगी। तो ये उसका एक एरिया होगा जिसके बाहर उसको जाने की जरूरत नहीं, उसके अंदर ही उसकी सारी नीड्स पूरी हो जाएंगी, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल, ताकि वो सरवाइव कर सके, हेल्दी रह सके और रिप्रोड्यूस कर सके। इसी को हम लोग निसे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर का प्लेस कुछ और होगी, एक एलिफेंट की टेरिटरी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि एलिफेंट चलते रहते हैं, वो काफी दूर ट्रैवल करते हैं, इसीलिए उनका जो निसे होगा वो काफी बड़ा हो जाएगा प्लेस के पर्सपेक्टिव में।
उसी तरीके से कोई अगर माइग्रेटिंग बर्ड है तो उसका निसे जो प्लेस होगी वो काफी और बड़ी होगी, क्योंकि उसको माइग्रेट करना पड़ता है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, क्योंकि गर्मी में उसको सर्दी वाली जगह में आना पड़ेगा और सर्दी में उसको गर्मी वाली जगह में जाना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगी, एक ही जगह पर रहेगी, तो उसका सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए निसे प्लेस होती है ऐसी प्लेस जहां पे उस स्पीसीज की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं, और एक फंक्शनल रोल भी होता है जो वो किसी इकोसिस्टम में प्ले करता है ताकि वो सरवाइव कर सके, स्टे हेल्दी, मतलब हेल्दी रह सके, क्योंकि सरवाइव करना ही सब कुछ नहीं होता, हेल्दी रहना भी अच्छा होता है। कोई भी इंसान अगर कोमा में है तो वो सरवाइव तो कर रहा होता है, लेकिन वो हेल्दी बिल्कुल भी नहीं होता, या किसी भी डिसीज से वो पीड़ित है तो वो सरवाइव तो कर रहा होता है लेकिन हेल्दी नहीं होता है। इसीलिए न केवल सरवाइव होना जरूरी है बल्कि हेल्दी भी रहना जरूरी है, और अगर वो सरवाइव भी कर रहा है और हेल्दी भी है तो उसका पॉपुलेशन बढ़ाना भी जरूरी है, वरना उसकी पॉपुलेशन फिर आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए उसका रिप्रोड्यूस करना भी जरूरी है। तो निसे में क्या होता है, उसकी सारी नीड्स पूरी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो सरवाइव भी कर सके, हेल्दी भी रह सके और रिप्रोड्यूस भी कर सके। नाउ a niche is unique for a species, which means no two species have exact identical niches. तो अभी हम लोगों ने देखा किसी भी दो स्पीसीज का एक सेम निसे नहीं हो सकता है, क्योंकि अलग अलग स्पीसीज का अपना अलग अलग रोल होता है किसी भी इकोसिस्टम में, और उनकी प्लेस होती है अलग। मैंने अभी जैसा बताया था कि लायन का जो फंक्शनल रोल होगा किसी इकोसिस्टम में वो अलग होगा, किसी भी डियर का अलग होगा और किसी भी प्लांट का अलग होगा। साथ ही साथ में उनकी जो प्लेस होगी या उनकी जो टेरिटरी होगी जहाँ पे वो अपना पूरा लाइफ बिता सकते हैं, उनकी पूरी लाइफ की जो रिक्वायरमेंट्स या नीड्स हैं वो पूरी होंगी, वो भी अलग होंगी। इसीलिए किसी भी दो स्पीसीज की जो निसे होंगी वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आइडेंटिकल होंगे तो उनके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली कोई एक स्पीसीज जीत जाएगी और जो दूसरी स्पीसीज होगी वो हार जाएगी, और फिर से क्या होगा, वो जो प्लेस होगी वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज के पास चली जाएगी और फिर वो उसके लिए यूनिक बन जाएगी। इसलिए कभी भी दो स्पीसीज की आइडेंटिकल निसे नहीं होती है। इट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो निसे काफी इंपॉर्टेंट रोल भी करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की कंजर्वेशन के लिए। हम लोग समझेंगे वो कैसे। इफ वी हैव टू कंजर्व स्पीसीज इन इट्स नेटिव हैबिटेट, वी शुड हैव नॉलेज अबाउट द निसे रिक्वायरमेंट्स of the species and should ensure that all requirements of its niche are fulfilled. So niche कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंजर्वेशन के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। तो अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके निचे की हमें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि किसी ऑर्गेनिज्म की क्या नीड्स हैं, उसकी क्या प्लेस है जिसमें वो अपनी लाइफ की सारी नीड्स को पूरा कर सकता है, तो हम उसको कंजर्व कैसे कर पाएंगे। अगर हमें किसी को कंजर्व करना है तो हमें उसकी फूड की जानकारी भी होनी चाहिए कि उसको खाने में क्या चाहिए, हमें उसकी प्लेस की जानकारी भी होनी चाहिए एक तरीके से कि वो उसकी एक नेचुरल हैबिटेट क्या है, वो कहाँ पर रहता है, वो कहाँ पर रह पाएगा। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये सारी नीड्स होती हैं जो निसे में आती हैं, इसीलिए हमें निसे का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर हमें निसे की नॉलेज होगी तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में या किसी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में जो इंसान बनाते हैं उन किसी भी ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करने के लिए हम लोग उसको कंजर्व कर पाएंगे अगर हमें उसके निसे की जानकारी होगी। क्योंकि अगर हम लोग आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट भी क्रिएट करते हैं तो भी हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसको उस एनवायरनमेंट में क्या क्या जरूरतें पड़ेंगी उसको सरवाइव करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। इसीलिए निसे की काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करने के लिए। अब हम लोग टाइप्स ऑफ निसे पढ़ेंगे, निसे के क्या क्या टाइप्स होते हैं। पहला होता है नेचुरल निसे, वेयर इट लिव्स, मतलब वो ऑर्गेनिज्म या वो स्पीसीज कहाँ रहता है। अगर हमें उसको कंजर्व करना है तो उसके हम लोगों के हैबिटेट की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लायन को कंजर्व करना है या टाइगर को कंजर्व करना है तो हमें उसकी नेचुरल हैबिटेट का पता होना जरूरी है,
ताकि हम लोग उसके, या ये कह लीजिए हम लोगों को उसके हैबिटेट निसे की नॉलेज होना जरूरी है ताकि हम लोग उसको कंजर्व कर सके। दूसरा था फूड निसे, वो क्या खाता है, क्या डिकम्पोज करता है। अगर वो डिकम्पोजर होगा तो उसके डिकम्पोज वो क्या करता है उसकी नॉलेज होना जरूरी है। कुछ खाना खाता है, डिकम्पोज नहीं करता, तो हमें ये देखना जरूरी होगा तो वो क्या ईट करता है। और साथ ही साथ में हमें ये भी देखना है कि वो कौन सी चीज के साथ कॉम्पीट करता है। तो ये हमारा फूड निसे में हो गया। देन आता है रिप्रोडक्टिव निसे, वो कब रिप्रोड्यूस करता है और कैसे करता है, क्योंकि उसकी भी नॉलेज होना काफी जरूरी होता है। इसीलिए जो काफी सारे एनिमल्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर सीजन होता है रिप्रोड्यूस करने का, तो उसकी नॉलेज हमें होना जरूरी होता है। लास्ट में आता है फिजिकल एंड केमिकल निसे, जिसमें हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर क्या है, लैंड शेप, लैंड स्लोप, ह्यूमिडिटी एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म को कौन से टेम्परेचर में वो सर्वाइव कर सकता है। पोलर बियर के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, वहीं पे किसी भी रेप्टाइल के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। ह्यूमिडिटी भी बताती है कि कौन सा स्पीसीज कहाँ पे सरवाइव कर सकती है। इसलिए ये हमारी फिजिकल और केमिकल निसे हो गई, या कह लीजिए एक तरीके से फिजिकल या केमिकल नीड्स हो गई, जो किसी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ निसे भी देख लिया। आज हम लोगों ने इकोटोन पढ़ा। ये हम लोगों ने इकोटोन पढ़ा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोटोन देखा, देन एज इफेक्ट, और हम लोगों ने एज स्पीसीज का एग्जांपल देखा कि उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी इकोटोन में क्यों ज्यादा होती है। देन हम लोगों ने निसे पढ़ा। लास्ट में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ निसे पढ़े। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बायोम्स पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो या आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।